सेल। एक सेल क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। इन दो इलेक्ट्रोड का एक का पॉजिटिव पोटेंशियल, एक का नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, है ना, प्लस E1 माइनस E2, ठीक है। ये हमारा सेल होता है। जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है। वो करंट फ्लो होगा किस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बेसिकली इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, देन ये यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आयंस मूव होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मूव होते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो गया तो कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। Whenever there is flow of charge, there is always some resistance. इस रेजिस्टेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, देखो ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ये हमारा इंटरनल पार्ट है, तो यहां पे जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, दो चीजें, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये दो कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में। अब इलेक्ट्रोड में रेजिस्टेंस देखो तो रो एल अपॉन ए, रो इज रेजिस्टिविटी विच डिपेंड ऑन मेटल, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। किसी भी सॉलिड के लिए ये होता है, इलेक्ट्रोड्स आर सॉलिड। रो इज रेजिस्टिविटी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एल इलेक्ट्रोड की लंबाई क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ए इलेक्ट्रोड का एरिया क्या है, एरिया में ये होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर सिलेंड्रिकल रॉड है तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोर द टेम्परेचर मोर द आयनाइजेशन, ठीक है। देन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, आयनिक कंसंट्रेशन क्या है। अदर देन दैट मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मोबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि जिन पे ये डिपेंड कर सकता है। यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ क्या क्या चीज़ें हैं। एक चार्ज कैरियर को मूव करना है, पहली चीज़ तो चार्ज कैरियर हैं कितने और फिर उनको मूव करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो सारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, राइट। जैसे जैसे सेल यूज होता जाता है इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होते जाता है। इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होने का मतलब वो पतले होते जाएंगे। इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होने का मतलब वो पतले होते जाएंगे। पतले हो गए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो न्यू सेल हैज ए लेसर रेजिस्टेंस व्हाइल ओल्ड सेल हैज ए मोर रेजिस्टेंस। जितना सेल पुराना होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा द सेल इज नॉट यूजेबल एंड दैट टाइम वी से बैटरी खराब हो गई, फिर बोलते हैं बैटरी खराब हो गई। तो हर एक बैटरी या हर एक सेल की अपनी एक लाइफ होती है, चाहे वो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे कार की बैटरी हो, सबकी अपनी एक लाइफ होती है। और उस लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये डैमेज ऑफ इलेक्ट्रोड। आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दो द बैटरी विल स्टार्ट वर्किंग, राइट। हाँ क्या बोल रहा था आयुष? सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लो इलेक्ट्रोड कभी उसका मान लो एरिया छोटा नहीं होता है, मतलब होता ही है चेंजेस, तो क्या मतलब सेल इनफाइनाइटली टाइम तक चलते रहेगा? यस, सेल इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। कंडीशन इज दैट यू नीड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर, जो कि हम अक्सर करते हैं बैटरी में पानी डाल के, याद है।
क्योंकि वेपराइजेशन होता है, उससे पानी धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, पानी वेपराइज होता है तो पानी कम होता जाता है। तो बैटरी की अगर आपको लाइफ प्रॉपर चाहिए तो अगर हम उसमें वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर डालते रहना चाहिए। और अगर ड्राई सेल्स है तो उसमें दोनों में डैमेज होता है, इलेक्ट्रोड में भी और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी ड्राई सेल में, ठीक है। तो ड्राई सेल को में अगर इलेक्ट्रोलाइट में भी कोई चेंज ना हो, इलेक्ट्रोड में भी चेंज ना हो, तो इट विल वर्क फॉर इनफाइनाइट टाइम, बट चार्जिंग तो करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों? राइट। Yes. Now EMF of cell is what? EMF of cell is potential difference across terminal of cell when no current pass through cell। जब सेल से कोई भी करंट पास नहीं होती उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हम किसी भी सेल का जो सिंबल बनाते हैं उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर, and these are the terminal of cell A, B, and this is called as potential difference V। ये जनरल नॉमेनक्लेचर है सेल का। समटाइम्स हम सेल को ऐसे बना देते हैं और सिंपली ई आर लिख देते हैं, समटाइम्स हम सेल को ऐसे बनाते हैं और इसके यहाँ पे ऐसे रजिस्टेंस दिखा देते हैं, ई आर लिख देते हैं। इसमें से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है, ठीक है, राइट। जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई करंट नहीं होता तो देन V इज इक्वल टू E, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। इन जनरल जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो ये टर्मिनल है ए बी, ये V, ये E, ये R और ये करंट ऐसे एंटर करता है। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग करंट एंटर इनटू द पॉजिटिव प्लेट, करंट पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहा होता है, राइट, ड्यूरिंग चार्जिंग। सो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा होता है एंड ये होता है E प्लस आई आर, वेयर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल इन यूज या डिस्चार्जिंग, सेल इन यूज या डिस्चार्जिंग। इस केस में सेल से करंट बाहर निकल रहा होता है पॉजिटिव टर्मिनल से एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस आई आर। राइट, आइडेंटिफिकेशन चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का कैसे मिलेगा? करंट की डायरेक्शन से। इफ करंट इज एंटरिंग टू द पॉजिटिव प्लेट देन सेल इज इन charging and current is coming out of positive plate then cell is in discharging. Now combination of cell,
series grouping. When high potential difference is required. एक सेल की वोल्टेज बहुत कम होती है, 2 वोल्ट समथिंग, तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है. फॉर हाई वोल्टेज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, देन इफेक्टिव EMF is equal to E1 plus E2 plus and so on, and effective internal resistance is sum of internal resistance. ठीक है. If polarity of any cell is reversed, then take its EMF negative. Take its EMF negative, but resistance will remain positive. रेजिस्टेंस में नेगेटिव नहीं लोगे, सिर्फ EMF में नेगेटिव लोगे अगर पोलैरिटी उल्टा हो जाता है तो. राइट? The series means this. And one of the cell you connected opposite. E1, E2, E3, E4. R1, R2, R3, R4. So effective EMF is E1 plus E2 plus E3 minus E4. लेकिन effective R is R1 plus R2 plus R3 plus R4. ठीक है, ये था सीरीज ग्रुपिंग. पैरेलल ग्रुपिंग कब करते हैं? जब हाई करंट चाहिए होता है. पैरेलल ग्रुपिंग when high current is required. If the cells are connected in parallel like this, then E effective upon R effective. आप इसमें सीधे E इफेक्टिव नहीं निकाल सकते, यानी कॉम्बिनेशन का EMF सीधा नहीं निकाल सकते. व्हाट यू कैन फाइंड आउट? E by R ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का E by R, दैट विल बी E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 प्लस एंड सो ऑन. एंड R इफेक्टिव सीधे निकाल सकते हैं पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा के. तो वंस यू फाइंड R इफेक्टिव एंड E by R, तो E आ जाएगा. ठीक है, तो E इफेक्टिव आ जाएगा. The next is mixed grouping. Mixed grouping. When high potential difference
along with high current capacity. जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हाई करंट कैपेसिटी के साथ चाहिए हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, मान लो देयर इज ए ग्रुपिंग लाइक दिस, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट अप्लाई सीरीज ग्रुपिंग, पहले सीरीज ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू E1 R1, E2 R2, then E3 R3 एंड देन पैरेलल ग्रुपिंग, फिर उसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग लगा दोगे। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस का करते हैं, मिक्स ग्रुपिंग होते हैं तो जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, उस तरह से करेंगे इनको भी। तो सीरीज पैरेलल हमें मालूम है, तो अगर मिक्स्ड है तो चेक करोगे, पहले सीरीज कर सके तो पहले सीरीज कर लोगे, बाद में पैरेलल कर सको तो बाद में पैरेलल कर लोगे, ठीक है। हो गया? ये था अबाउट सेल्स। नाउ किरचॉफ्स लॉ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, Wheatstone bridge used to measure unknown resistance, कोई unknown resistance होता है उसको मेजर करने के काम आता है, लाइक P, Q, R एंड X। यहाँ पे X अननोन है, PQ दो स्टैंडर्ड रजिस्टर है और X अननोन है। इसके दो एंड को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं की लगा के, और दूसरे दो एंड पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं की लगा के, ये K1 ये K2, राइट। सो हाउ वी फाइंड आउट X, दोनों की क्लोज किया, R को चेंज किया, कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर करंट 0 ना हो जाए, ठीक है। When galvanometer current is 0, bridge is called balanced. Bridge को हम बोलते हैं balanced. For balanced bridge, और जब bridge balanced हो जाता है, P by Q is equal to होता है R by
एक्स। तो इससे हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, राइट। So this is the basic use of the Wheatstone bridge. इसको हम समटाइम्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक सिस्टम है, 5 ओम, 10 ओम, 2 ohm, 4 ohm and 3 ohm, and we have to find the resistance between A and B. तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है if bridge is balanced। वो कैसे चेक करोगे? इससे। तो सबसे पहले आप चेक करोगे ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स, तो इट इज बैलेंस्ड। P बाई क्यू कितना? 5 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 2। R बाई एक्स कितना? 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2। सो ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस है तो ये गैल्वेनोमीटर रिलेटेड हो गया, तो ये करंट जीरो हो गया। ये करंट जीरो हो गया तो इसको हम सिस्टम से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ये सिस्टम से रिमूव कर दिया। अब क्या हुआ? ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर पैरेलल में हो गए। इस तरह से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज में 5 और 10 हो गए ना? 5 और 10 सीरीज में, 2 और 4 सीरीज में, और फिर वो दोनों पैरेलल में। ठीक है बच्चों? सर इसमें जो एक वो क्वेश्चन ही था, वो आप करा रहे थे, वो तीन रेजिस्टेंस लगे थे और फिर दो वायर वैसी थी, है ना? तो आपने बताया था ना एक वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी केस होता है, तो सर एक बार वो बता दो कौन सी रेजिस्टेंस कौन सी वाली होगी? P Q R X और ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है? ठीक है सर। क्या कुछ पूछना है बच्चों? नहीं कुछ पूछना है? मीटर ब्रिज, that is application of Wheatstone bridge। Wheatstone ब्रिज को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में हम मीटर ब्रिज के फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, काम वही है, क्या? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक वायर है, कितना? 1 मीटर लॉन्ग वायर। ये मेटल पीसेस हैं, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग वायर, इससे हमारा फिर ये ऐसे कुछ मेटल पीसेस हैं दिस वे। ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, एंड यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं X। ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं विद अ जोकी, एंड इन दो टर्मिनल पे हम बैटरी लगाते हैं। अब ये जोकी पूरे वायर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। दिस पार्ट इज P एंड दिस पार्ट इज Q। तो अकॉर्डिंगली ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। आप देखो, बन गया ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। नाउ अब क्या किया,
x हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने इस गैल्वन जॉकी को स्लाइड किया, ऐसे इधर उधर स्लाइड किया एंड देखा करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उस हिसाब से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे 0 करंट होगा, राइट। जॉकी को स्लाइड करते रहेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द पॉइंट जहां पे करंट 0 हो गया एंड देन वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द वायर। अब क्योंकि ये वायर 1 मीटर लॉन्ग था, 1 मीटर लॉन्ग मीन्स 100 सेंटीमीटर लॉन्ग था, तो जो नेक्स्ट पार्ट बचा वो कितना बचा, 100 माइनस L, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। व्हाट इज दैट, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई X, तो X इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन P। अब R तो एक रेजिस्टेंस है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन रेशियो ऑफ Q टू P डिपेंड ऑन देयर लेंथ, तो Q कितना है 100 माइनस L एंड P कितना है L। तो बाय मेजरिंग द लेंथ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। लेंथ मेजर करके अननोन रेजिस्टेंस मेजर हो जाता है, ठीक है। इट्स सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ पूछना है यहां तक, समझ में आता है? नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इसमें 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट इज जंक्शन लॉ, एंड सेकेंड इज लूप लॉ। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट लो, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जिनको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे जहां पे भी करंट का डिवीजन हो रहा है, दोज विल बी कॉल्ड एज जंक्शन। सो दीज आर द 3 जंक्शंस A, B, C। एक मिनट, नाम मैं चेंज करूंगा। A, B, C, D, E, F, G, H। जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी मोर देन 2 ब्रांचेस मिलेंगे, उनको हम जंक्शन बोलेंगे। तो इसमें जो जंक्शन है वो कौन कौन से हैं, B, D, F एंड G, ये 4 जंक्शन है, ठीक है। अदर देन दैट A, H, C, E ये जंक्शंस नहीं है। जंक्शन होने के लिए मोर देन 2 ब्रांचेस मिलना जरूरी है, या करंट उस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, ठीक है। इसको हम जंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज अ लूप? लूप इज you start from any point and come back to that point in the circuit, that is called the loop. Like मैं अगर इधर से शुरू करूं, so this is one of the loop, ठीक है। मैं ऐसे शुरू करूं, this is one of the loop. I can go in any way, but I have to return back to that point. I can go like this, ऐसे 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 ऐसे, this is also one of the loop. कहीं से भी शुरू करो, you have to go back to the starting point, ठीक है। So this is called what? Loop. So some of the loop in this are
ए बी एफ एच ए जी, है ना, ए बी जी एफ एच ए, one of the loop is this, then G D E F G, then A B C D E F H A, ये ऐसे बहुत सारे लूप हो सकते हैं, ठीक है। सो लूप में जो लॉ लगता है दैट इज कॉल्ड द लूप लॉ, जंक्शन पे जो लॉ लगता है दैट इज कॉल्ड द जंक्शन लॉ, राइट। जंक्शन लॉ के और भी नाम होते हैं, और करंट लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, law of conservation of charge, right? What this law says, what this law says, at a junction sum of current is 0. At a junction sum of current is 0. That is, ये सिग्मा हम यूज करते हैं समेशन के लिए, ठीक है। So now if this is a junction and we have few currents, ठीक है, so there will be two direction of current, one inward the junction, one outward the junction, one inward the junction and another outward the junction, right? So take any one inward or outward junction, positive, then other is negative. कोई भी एक your choice, चाहे इनवर्ड या चाहे आउटवर्ड, उसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें इफ अगर मैं आउटवर्ड पॉजिटिव लूँ, इफ आउटवर्ड पॉजिटिव, तो कौन कौन सा है? I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 नेगेटिव, I5 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हो जाएगा, राइट। देन लूप लॉ, लूप लॉ के डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है? वोल्टेज लॉ, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। What this law says, in a loop, sum of potential difference across resistance and EMF of cells is 0. यानी इन जनरल
total potential difference is 0. EMF is also potential difference across cell and potential difference across resistance. सारे potential difference को add कर दो तो that will become 0. Right? जब हम loop law apply करते हैं तो loop law में sum of potential difference across resistor and EMF 0 होता है. तो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक EMF और एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो दोनों के लिए साइन के तरीके अलग हैं. लाइक EMF के लिए लूप की डायरेक्शन मैटर करती है, करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती. अगर आपको EMF का साइन देखना है तो आपको सिर्फ लूप की डायरेक्शन देखनी है, करंट का साइन नहीं देखना है. करंट किसी भी डायरेक्शन में हो, जो टर्मिनल पहले आए, पॉजिटिव पहले आया तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पहले आया तो नेगेटिव साइन. सो दिस विल बी प्लस ई. और अगर हमारा ऐसे है, लाइक हमारा लूप की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन वो मैं अभी बताता हूँ लूप की डायरेक्शन का मतलब क्या है. तो जो टर्मिनल पहले आए, नेगेटिव आया तो माइनस साइन, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन. राइट? नाउ रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों मैटर करती है. अगर लूप और करंट सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन फॉर लूप एंड करंट, तो प्लस आई आर. पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो प्लस. और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए करंट और लूप की, यानी करंट राइट साइड और लूप लेफ्ट साइड, ठीक है, अपोजिट करंट एंड लूप डायरेक्शन, देन माइनस आई आर. तो ये सिंपल रूल है. EMF के लिए कौन सा टर्मिनल पहले आया वो, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप. राइट? एक मैं करके दिखा देता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं. ठीक है, 5 ओम, 3 वोल्ट, 1 ohm, 2 volt, 1 ohm, 5 volt, 1 ohm and 3 ohm. ये आपको एक सर्किट दे रखा है. अब आपको इसमें हर एक ब्रांच में करंट पूछा हो या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी पूछा हो तो लूप लॉ लगा के निकालना पड़ेगा. ये हमारा एक सेल हो गया, ये हमारा दूसरा सेल हो गया, ये हमारा तीसरा सेल हो गया. ठीक है. अगर आपको सर्किट में करंट की डायरेक्शन दे रखी है तो आप वही लोगे जो दे रखी है, और अगर नहीं दे रखी है तो अपनी कॉमन सेंस से जो आपको ठीक लगे वो लगा लो. कॉमन सेंस से कैसे? जैसे मैं कॉमन सेंस अप्लाई करूं तो 5 वोल्ट से करंट निकलेगा, 5 वोल्ट से करंट निकलेगा से I1, एंड आई से ये करंट इधर एंटर कर जाएगा से I2, और बाकी का करंट इधर चला जाएगा, दैट इज I3. दिस इज व्हाट आई कैन थिंक ऑफ. ये मेरा आइडिया है कि ऐसे हम कर लेंगे. ठीक है, ठीक है. अब लूप में ये हमारा लूप हो गया, A B C D D E F. तो पहले तो हमारे पास एक जंक्शन है. कौन सा है जंक्शन? ये. या तो आप यहां लगाओगे जंक्शन पे या यहां लगाओगे, कोई एक जंक्शन है. ये दोनों में सेम आएगा. आप इस पे लगाओ या उस पे लगाओ, सेम आएगा, क्योंकि जो करंट यहाँ है वही करंट वहाँ है. कैसे? ये I2 है तो ये I2 हो गया, ये I3 और ये I1. तो बात वहीं आएगी, आप कैसे भी करो.
ओके। सो सबसे पहले एट जंक्शन एफ, एंड ये किरचॉफ लॉ क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वो इससे सॉल्व कर सकते हो। एट जंक्शन एफ तो जंक्शन लॉ लगाओगे, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट, या सम ऑफ ऑल करंट जीरो। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। अगर मैं इनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूँ तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, या I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशंस चाहिए होती है। टोटल कितने वेरिएबल है हमारे पास? 3, 1 I1 I2 I3। ये तीनों निकल जाएंगी तो हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन जंक्शन से आ गई, दूसरे जंक्शन से दूसरी इक्वेशन नहीं आएगी। क्यों? दूसरा जंक्शन और वो तो सेम ही है, तो इसलिए एक जंक्शन से। अब इसके बाद एक आपको लूप लेना है, तो मैं ये लूप ले लेता हूं ऐसे, राइट? कौन सा लूप? ABCFA। इस लूप में एक्सप्रेशन अप्लाई करें। सो A to B चलना है हमें। लूप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना? ABCFA। तो A से B, B से C, C से F और F से A। तो A से B में पहले हमारे पास आया सेल 3 वोल्ट। कौन सा टर्मिनल पहले आया? पॉजिटिव। सो दैट विल बी +3। देन रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन देखो, ये I3 है तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और लूप की डायरेक्शन भी सेम है। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो +1 I3, है ना? 1 I3। देन B to C कुछ भी नहीं है, B to C तो कुछ है नहीं। देन C to F, पहले रेजिस्टेंस आया, अब इसमें करंट की डायरेक्शन तो इधर है और लूप की डायरेक्शन है C to F, तो करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो -1 × I2। फिर सेल आ गया, सेल का कौन से टर्मिनल आ गया? नेगेटिव। पहले कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव, तो -2। अब F से A, तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो +5 I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, एक और लूप ले लो। 2 लूप और बचे हैं, कोई भी 2 ले सकते हो। ठीक है। एक पूरा बड़ा ABCDEFA या FCDEF, तो छोटा ले लेते हैं, क्यों ज़्यादा पंगे लिए। FCDEF। अब ये हमारा लूप होगा ऐसे, ये लूप की डायरेक्शन है। F to C, C to D, D to E एंड देन E to F, इस तरह से। सो F से C में चले तो पहले कौन सा आया? F से C की तरफ चलेंगे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल, तो +2। देन रेजिस्टेंस 1 ओम, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप सेम, तो +1 × I2। देन 3 ओम, इसमें करंट की डायरेक्शन ये देखो ऐसे ऐसे है, तो सेम करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम, तो कितना हो गया? +3 I1। देन फिर D से E की तरफ 1 ओम रेजिस्टेंस, इसमें भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा? +1 I1। एंड सेल में नेगेटिव -5, और फिर E to F तो कुछ है नहीं, तो दिस इज 0। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन।
अब ये 3 इक्वेशन आ गई, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आपका है। वो 10th क्लास में हम पढ़ते थे। फर्स्ट वाला है आई वाला, उसमें नेगेटिव की कन्वेंशन कैसे किया? मैंने ऐसे लिया, ये I2, ये I3 और ये I1। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो बाकी दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। तो मैंने इनवर्ड पॉजिटिव लिया तो बाकी दोनों आउटवर्ड क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, आपका काम है। और और अगर नहीं आता तो मेरे को बता देना, अभी मैं 2-3 दिन में 10th क्लास में पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें पढ़ लेना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ही है ये, अभी पढ़ाना है मेरे को 10th क्लास में, तो बता दूंगा, वो पढ़ लेना और क्या करना। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं। Then other than this, one topic is left, that is potentiometer। वो पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक चीज देखो, अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नापनी हो, मान सोचो राइट, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज नापनी है 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, यही करूंगा ना, तो वोल्टेज नाप लेंगे। बट ये वोल्ट मीटर एक्यूरेट रीडिंग देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मान लो हमारा ये I2 जा रहा था, तो ये I2 अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर I2 जाएगा ही नहीं, ये I2 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर। तो यहां पे जो जाएगा वो I2 से कम जाएगा, तो ये वोल्टेज हमेशा कम पड़ेगा, जो एक्चुअल वोल्टेज है हमेशा उससे कम पड़ेगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली सेल का EMF, अगर मुझे एक सेल का EMF मेजर करना हो, ये E हो गया, ये R हो गया, ये बैटरी के टर्मिनल हैं, क्योंकि ये अंदर का मैटर है, जो R है वो अंदर का मैटर है, इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते। ये R क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इनका रेजिस्टेंस है, वो आप बैटरी से अलग कर नहीं सकते। अब मुझे इसका EMF मेजर करना हो तो क्या करेंगे? वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर लगाया तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? EMF नहीं मेजर होगा, फिर क्या मेजर होगा? V। जो मेजर होगा वो होगा E माइनस IR। चाहे करंट कितना ही कम हो, बट है तो, चाहे नेग्लिजिबल है, बट कॉन्सेप्चुअली तो करेक्ट नहीं हो सकता ना। तो हम ये करेक्ट कब मेजर कर सकते हैं? जब ये करंट ना हो, और वोल्ट मीटर को चलने के लिए करंट चाहिए, तो वोल्ट मीटर से हम मेजर कर नहीं सकते। तो बी दिस और बी दैट, चाहे वो हो आपका, ये करंट ना हो, ये वाली करंट, तो एक्चुअल मेजर हो जाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर है, उसको सुई हिलेगी कैसे? उसकी सुई हिलने के लिए कुछ घुमाना पड़ेगा, और वो कुछ घुमाने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो करंट तो चाहिए। तो वोल्ट मीटर बिना करंट के काम कर नहीं सकता। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इक्विपमेंट डिजाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। किसी भी सर्किट में आपको पोटेंशियल मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वोल्ट मीटर की जगह मैं क्या यूज करूंगा? पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर के 2 तार यहां पे कनेक्ट कर दूंगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं होती
क्योंकि करंट फ्लो नहीं होती तो वो एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर करेगा या एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर करेगा। सो दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम ऐसे नहीं कहीं भी यूज़ करते हैं, हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम वोल्ट मीटर यूज़ नहीं कर सकते या वोल्ट मीटर हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमको पोटेंशियोमीटर चाहिए होता है, राइट। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता क्या है, पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, बहुत लंबा वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और ये मैंडेटरी कंडीशन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूजुअली 5 to 10 मीटर लॉन्ग होता है, 5 से 10 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा वायर होता है, राइट। इसके क्रॉस हम एक सेल लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। ये ड्राइवर सेल पोटेंशियोमीटर को चलाने का काम करता है, और ये हम एक रियोस्टेट लगाते हैं, रियोस्टेट RH, रियोस्टेट टू कंट्रोल करंट थ्रू वायर, यानी वायर से कितना करंट जाएगा वो हम इस रियोस्टेट से कंट्रोल करते हैं। ये इनके बेसिक फंक्शंस, ठीक है। नहीं, इसमें ना एक्चुअली ये तो हमारा रन ड्राइविंग सर्किट है, मेजरिंग सर्किट अभी अलग है, ठीक है। इसमें अभी वो टर्मिनल आएंगे जो हमें वहाँ लगाने हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ड्राइविंग सर्किट, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट। अब मेजरिंग सर्किट में क्या है, इस एंड से 2 वायर लिए, यहाँ पे एक जोकी होता है दैट इज स्लाइडर, इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और ये हमारे 2 वायर हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये 2 टर्मिनल है, PQ मार्क कर देते हैं, PQ। ये 2 टर्मिनल को मैं यहां लगाऊंगा, यहां पे ये P और Q यहां पे आके कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये वहां P और Q के बीच में आ जाएगा। ये सर्किट पूरा चलता रहेगा, बाकी सब कुछ चलता रहेगा, सिर्फ वो जो तार मेरे पास है ना 2, उनको मैं यहां लाके कनेक्ट करूंगा, करेक्ट। तो इधर से ये 2 तार, कौन से, ये 2 वायर मेरे हाथ में, इनको मैंने लाके वहां जोड़ दिया, और फिर उससे मेजर होगा। अब उससे मेजर कैसे होगा, ये दोनों तार वहां पे जोड़े, चाहे वो रेजिस्टेंस है या कुछ भी है, ठीक है, उसमें जोड़ दिए। अब इसके बाद इसको स्लाइड करेंगे, मैं आपको बेसिक वो बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसको स्लाइड करते जाएंगे, और स्लाइड करते करते जब ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, एक टाइम आएगा 0 रीडिंग हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, तो इसका मतलब इधर से करंट नहीं जा रहा, और यही तो हमें चाहिए था कि अब क्या है, करंट नहीं जा रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, उस टाइम ये लेंथ मेजर कर ली, बस ये लेंथ से फिर हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो हमारे ये 2 पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल है ये हमें लगाने हैं वहाँ रेजिस्टेंस पे, या हम इनको सेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
या हम इनको सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, है ना, ऐसे। ये हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। अगर हमें सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो सेल से कनेक्ट कर दिया। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी रनिंग सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया, राइट। ये ई और आर, ये बेसिक बातें समझ में आ गई क्या करने का है, कैसे करने का, टोटल वर्किंग एंड ऑल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। अब जब हमारी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा। ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई तो हम वोल्टेज कैसे नापते हैं, ये एक दूसरे सर्किट से समझो। मान लो मेरे पास ये एक सेल है 2 वोल्ट का, यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और ये एक सेल है ईएमएफ का और ये रेजिस्टेंस भी है और ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ गई, तो व्हाट डज इट मीन, ई की वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, बस ये एल लेंथ में कितनी वोल्टेज है वो मेजर करना है, एल लेंथ में कितनी वोल्टेज है वो चेक करना है, वो चेक हो गया तो ईएमएफ मेजर हो गया। सो बेसिकली जब ये करंट 0 है, जब ये करंट 0 है, राइट, व्हेन current in galvanometer is 0, then potential difference across wire of length, across wire, across, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दो, across balancing length of wire, across balancing length of wire is same as EMF of cell, right, as EMF of cell। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, करंट तो हर जगह सेम होगा, ठीक है, तो V इज इक्वल टू I, करंट हर जगह सेम है, रेजिस्टेंस रो L अपॉन A, तो ये तीनों तो कांस्टेंट हो गए, वायर का मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम, पूरे वायर में हाँ कहीं पे भी देखोगे करंट भी सेम, पूरे वायर का एरिया भी सेम, तो ये एक कांस्टेंट हो गया, तो V इज इक्वल टू हो गया KL, V इज इक्वल टू KL। यानी अब K हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, K हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास EMF आ गया। यहाँ पे K क्या है, where K is potential gradient across wire, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है, ठीक है। अब वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट से कैलकुलेट करोगे, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है उससे करंट कैलकुलेट करोगे एंड देन हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। तो वो आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट है जिसमें एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो सब अप्लाई करके करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल सर्किट का सॉल्व करोगे। इसका कोई लेना देना नहीं है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो इस सर्किट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा। रिमेंबर, अभी हमने पिछले दिनों क्वेश्चन किए थे, कैपेसिटर से करंट नहीं जा रहा तो हम क्या करते थे, उस ब्रांच को हटा देते थे। तो जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें से करंट जाता नहीं है तो इसको सर्किट में नहीं लेना, तो ये सिंपल सा एक सर्किट है, ठीक है, उससे आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरह से दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ द दिस इज व्हाट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, राइट।
नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन मैंने बता दिया, वर्किंग बता दिया, प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस wire of uniform area of cross section is directly proportional to length of the wire. Potential difference across wire of uniform cross section area is directly proportional to length of wire. Right? Is it clear? सर के कैलकुलेट करने के लिए हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आई टू ड्रॉप लेना. हाँ, ये वाला कैलकुलेट कर लो. वायर का रेजिस्टेंस दे रखा होगा, उससे रो बाई ए मिल जाएगा. ठीक है, राइट? इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, हो गया नो. अब क्या है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ऑल, क्योंकि वो उसमें क्या है, उसमें फिर एरर हो जाएगी. बेसिकली कुछ कनेक्टिंग वायर्स होंगे तो कुछ एरर्स हो जाएंगी. तो अगर हमें एरर फ्री मेजरमेंट चाहिए किसी सेल के ईएमएफ की, ठीक है, या किसी रेजिस्टेंस में, तो हमारे पास एक ऑलरेडी सेल होना चाहिए जिसका हमें ईएमएफ मालूम हो. ठीक है, तो उससे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा. कैसे? मैं ऊपर का सर्किट नहीं बना रहा, ये नीचे का बस वायर है ना, वायर है. मान लो मेरे पास एक सेल है 4 वोल्ट का, एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, जो भी होगा. मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और ये मेरा 6 मीटर में बैलेंस हुआ. 4 वोल्ट का सेल मेरे पास था, मैंने उसको लगाया और बैलेंस किया और ये 6 मीटर में बैलेंस हुआ. तो 4 वोल्ट इज इक्वल टू के इंटू 6, वी इज इक्वल टू के एल. तो 4 इज इक्वल टू के इंटू 6, तो के इज इक्वल टू 2/3 आ गया. सो दैट इज द राइट वे टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, क्योंकि इसमें फिर एरर नहीं होगी, क्योंकि जो वायर इसमें है वो हो गए. अब मुझे किसी का नापना है, अब मेरे को जिसका नापना है, ये E हो गया, और ये मेरा सपोज 4 मीटर आता है बैलेंस करके. जब मैंने E सेल लगाया अपना जिसका मुझे नापना था, तो ये बैलेंस करके 4 मीटर आया. सो दैट मीन्स E इज इक्वल टू K इंटू L. तो K कितना? 2/3 इंटू 4, सो दैट इज 8/3 वोल्ट EMF है सेल का. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल. अगर मैं इसको E1 लूँ और इसको E2 लूँ, ये L1 लूँ, ये L2 लूँ, तो डिवाइड कर दूँ तो L1 L2 तो कैंसिल, वो K तो कैंसिल हो जाएगा. तो कंपैरिजन ऑफ EMF में हम क्या करते हैं, पहले एक सेल लगाया E1 का, उसमें बैलेंसिंग लेंथ ले ली, कितनी? L1. ये E1 नोन है, देन फिर जो हमें अननोन था, यानी E2 इज अननोन. तो पहले जो नोन वाला था वो लगाया, और फिर जो अननोन लगाया था वो लगाया, और बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर दी. इसको डिवाइड कर दिया तो K तो कैंसिल हो गया. व्हाट वी गेट? E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2. So this is the comparison of EMF of 2 cells. So जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है वो इस फॉर्मेट में होता है. ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है यहां तक? नहीं. वन मोर एप्लीकेशन इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ठीक है, कर लो.
ओके ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे करेंगे? एक वायर लिया, सेल लिया, बैलेंस किया, लेंथ आ गई L1, राइट। Place the cell and record balancing length. Say L1. Okay. Then that is first point. पहले ये करना है, ये हम कर ही चुके। सेल का EMF मेजर करने के लिए जो हम करते हैं वही करना है। सेल को लगाया, बैलेंस किया और मेजर कर ली लेंथ, आ गई लेंथ L1। देन सेकेंड स्टेप, प्लेस अ नोन रेजिस्टेंस R पैरेलल टू सेल and measure balancing length, say L2। अब L2 है। अब हमें क्या करना है, हमको ये जब मेजर हो गया उसके बाद यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस, ये हमें मालूम होना चाहिए कितना है, एक नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कम होगी L2 हमेशा। क्यों? क्योंकि अब सेल में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट इधर ही तो नहीं जा रहा, इधर तो कौन रोक सकता है जाने से? हम तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 कर रहे हैं ना, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा, ठीक है। इन दो पॉइंट्स में करंट नहीं है, बट इधर तो हो सकता है ना। तो क्योंकि सेल से करंट फ्लो हो गया तो लेस देन EMF हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी, राइट। देन इंटरनल रेजिस्टेंस R is equal to R L1 by L2 minus 1। सिंपल रिलेशन, दोनों लेंथ आपको मालूम है और वो रेजिस्टेंस भी मालूम है जो आपने लगाया था, एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.1 0.2 ऐसे ओम होता है, तो ये रेजिस्टेंस भी उसी रेंज में होना चाहिए। ये नहीं कि 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। राइट। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर is increased by increasing length of wire, by increasing length of wire। अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ डिफेक्ट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, it's not basically defects, it is basically हमें बैलेंसिंग हो ही नहीं रही।
यानी हम कितना भी जो कि घुमाए वो गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 हो ही नहीं रहा। तो ऐसा कब कब हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये हमारा वायर है, ये हमारा ड्राइवर सेल है और ये रियोस्टेट है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये ए ले लो, ये बी ले लो। ये हमारा सेल, ये गैल्वेनोमीटर और ये जोकी, और ये ई और ये ईडी। राइट नाउ ऑब्जर्वेशन 1, बैलेंसिंग पॉइंट तो है नहीं लेकिन कुछ तो ऑब्जर्व करोगे ना, राइट। व्हेन जे मीन्स जोकी is moved A to B, then galvanometer reading decreases। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या करना है, अगर आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जोकी को मूव कराओगे और गैल्वेनोमीटर में करंट को चेक करोगे। दो ही चीज हो सकती है, या तो वो ए से बी जाते हुए बढ़ेगी या ए से बी जाते हुए कम होगी। यही दो ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो और इन अकॉर्डिंगली दो डिफरेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। देन E is greater than ED. So replace ED with greater EMF। तो आपको क्या करना है, जो ड्राइवर सेल है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी ऐसे सेल का ईएमएफ जिसका ईएमएफ ड्राइवर सेल से ज़्यादा हो वो नहीं मेज़र कर सकते। कम कितना भी मेज़र कर सकते हो। मान लो आपका ड्राइवर सेल 6 वोल्ट का है, आप 6 से ज़्यादा नहीं मेज़र कर सकते। 6 से कम 0.1 वोल्ट भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है। सो जितना ड्राइवर सेल है मैक्सिमम वो है, इवन उस तक भी नहीं कर पाते, बट वो मैक्सिमम मान लेते हैं हम कि किसी भी केस में। तो इसलिए अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, when J is moved A to B, the galvanometer current increases. Then polarity of E is opposite to required। यानी जो पोलैरिटी चाहिए थी आपने उसका उल्टा लगा दिया। सो चेंज पोलैरिटी ऑफ एनी वन, ई और ए डी, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जिसका भी पोलैरिटी चेंज करना कन्वीनियंट हो वो कर लो, दोनों सेल में से किसी भी एक की। कॉन्सेप्ट इज दोनों के पॉजिटिव एक जगह आने चाहिए और दोनों के नेगेटिव एक जगह आने चाहिए। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है, राइट। सो दीज आर द टू पॉसिबल डिफेक्ट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, राइट। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को?